Hello everyone. So in today's video we are going to revise that is order 5 to order 8 of CPC. This is for your Haryana ADA exam. तो जितने भी आपके इन ऑर्डर्स के इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस आने के हाईली चांस होते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस टुडेज लेक्चर. इन आवर अर्लियर वीडियो हमने ऑर्डर 1 टू ऑर्डर 4 डिस्कस किए थे. अगर आपको वीडियो मिस हो गया सो लिंक आई गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल लर्नर्स. एंड आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर हरियाणा एडीए एग्जाम. So let's start with our orders. Order 5 deals with what? Order 5 deals with summons. So I'll give you a summary or brief of these orders, of important rules or important rules of these orders. You can just note down in your notebook or you can just highlight that in your verdict. So order 5 deals with summons. So summons जब सबसे पहले कोई भी सिविल सूट है वो कैसे कमेंस होता है? प्लेन प्रेजेंट करने के बाद. प्लेन प्रेजेंट करने पे प्लेन के बाद क्या होता है कि समन सर्व किए जाते हैं डिफेंडेंट को. तो समन सर्व करने के बाद क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है डिफेंडेंट. तो ये कहता है कि जब समन सर्व हो जाते हैं डिफेंडेंट को, तो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से समन सर्व होते हैं डिफेंडेंट को, उसको जो है रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना होता है. अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट को नहीं फाइल कर पाता 30 डेज में, अगर वो फेल कर जाता है, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, तो उसको अलाउ देन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कोर्ट जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है. दैट शेल नॉट बी लेटर देन 90 डेज, जो 90 दिन से ज्यादा नहीं होगा. किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन. दैट मीन्स 30 ये हो गया प्लस 60. ऐसा नहीं है कि 30 प्लस 90 नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया? ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन. तो यहाँ पे भी यही था. दैट मीन्स 30 प्लस 60. फर्दर ये कहता है कि अगर कोई कमर्शियल सूट है, ठीक है, इफ देयर इज एनी कमर्शियल सूट, देन जो ये टाइम पीरियड है 30 डेज का, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. दैट कैन बी नॉट लेटर देन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन. नॉन कमर्शियल सूट्स में दैट इज 90 डेज. इन केस ऑफ कमर्शियल सूट्स दैट इज 120 डेज. अब 120 दिन में भी वो नहीं फाइल कर पाया, देन क्या होगा? तो डिफेंडेंट का जो राइट है वो फोरफिट हो जाएगा टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, एंड कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी. कोर्ट शेल नॉट अलाउ द रिटर्न स्टेटमेंट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड. So the defendant shall forfeit the right to file the return statement, and the court shall not allow the return statement to be taken on record. हमेशा समन्स के साथ साथ जो है, हमेशा समन्स के साथ इसकी कॉपी लगाई जाती है. प्लेन की कॉपी हमेशा लगाई जाती है समन्स के. इसमें से फिर आगे आपका इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर रूल 9. रूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज कि डिलीवरी आप कैसे करोगे, कि हाउ समन्स आर डिलीवर्ड. डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट दैट इज डेल्ट इन रूल 9. इनफैक्ट आपने रूल भी याद रखना है, डायरेक्टली रूल में से इक्वेशन आ जाता है. तो जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, जब उसका एजेंट रिजाइड कर रहा है, ठीक है, हूम इट इज एम्पावर्ड लाइक वी हैव स्टडीड इन ऑर्डर 3. तो समन्स जो है वो डिलीवरी उसको सेंड भेजे जाएंगे ईदर टू द प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू, ठीक है, सो दैट किसको सर्व किए जा सके, या फिर कोरियर सर्विसेज के थ्रू. सिर्फ कोरियर सर्विसेज वही यूज की जा सकती हैं दैट आर अप्रूव्ड बाय द. ऐसा नहीं है कि कोई भी कोरियर सर्विस यूज करेगी, सिर्फ वही कोरियर सर्विसेज जिनको कोर्ट ने अप्रूव किया है. So the service of summons may be made by delivering or transmitting thereof a registered post acknowledgement due. ठीक है, कौन सी सर्विस ऑफ समन्स? या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू, या कोरियर सर्विसेज दैट आर अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट अप्रूव करती है, या फिर कोर्ट जो भी रेफर की गई है. ठीक है, सो सर्विस ऑफ समन्स जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किसकी होंगे? दैट इज टू बी प्लेंटिव. प्लेंटिव के एक्सपेंसेस होंगे, उसी ने सूट फाइल किया है, उसी ने समन्स दिए हैं कॉपीज कोर्ट में, ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी जो है वो उसी के होंगे. नाउ ये लिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा कि पैनल ऑफ कोरियर सर्विसेज जो है? तो हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज. कौन प्रिपेयर करता है? हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये प्रिपेयर करता है कि जो पैनल है, ठीक है, कोरियर सर्विसेज का, वो कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे. नेक्स्ट इज 9A. 9A डील्स विद दस्ती सर्विस. ये भी आपको डायरेक्टली रूल याद रखना है कि दस्ती सर्विस इज डेल्ट अंडर विच रूल? दिस इज डेल्ट अंडर योर रूल 9A. नाउ रूल 9A में क्या कहता है कि कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स, जो हमने रूल 9 में देखा, अगर प्लेंटिव ये एप्लीकेशन दे दे कि वो इन समन्स के साथ साथ, ठीक है, जो है खुद बाय हैंड वो समन्स डिलीवर करना चाहता है डिफेंडेंट को, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है, कोर्ट परमिट कर सकती है.
तो दस्ती सर्विस का मतलब होता है बाय हैंड. This is an addition to the service of summons under Rule 9. So the court may, in addition to the service of summons under Rule 9, on the application of the plaintiff की application पे, for the issue of summons for the appearance of the defendant, permit such plaintiff. ऐसे plaintiff को permit कर देगी to fix service of such summons on such defendant and shall in such case deliver the summons to such plaintiff for service. Now rule 11 is very important. We know that एक केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं. तो अगर एक केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो ऐसा नहीं है कि समन सिर्फ एक डिफेंडेंट को सर्व. तो सर्विस ऑफ समन शेल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट. हर डिफेंडेंट को वो सर्व किए जाए. रूल 15 इज अगेन इंपॉर्टेंट. हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं ये चीज. तो ये कहता है कि अगर कोई सूट है, ठीक है, जिसमें डिफेंडेंट एब्सेंट है अपने रेजिडेंस से, या फिर उसको फाउंड नहीं किया जा सकता है उसके रेजिडेंस पे रीजनेबल टाइम पे, कोई एजेंट नहीं है जिसको एम्पावर किया गया हो, तो समन्स किसको दिए जा सकते हैं? किसी भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है. सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं कि वहां पे मेल होना चाहिए. यहाँ पे कोई भी हो सकता है जो उसके साथ रिसाइड कर रहा है. सर्वेंट जो है वो मेंबर ऑफ फैमिली में नहीं इंक्लूड होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूल 20 फर्दर इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली आपको रूल पूछ लिया जाता है. सब्सटीट्यूटर सर्विस इज डेल्ट अंडर विच. तो यहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि देयर इज अ रीजन टू बिलीव कि डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग सर्विस. कि डिफेंडेंट जो है सर्विस को अवॉइड कर रहा है, ठीक है. तो वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि समन्स को सर्व किया जाए, एक कॉपी को फिक्स करके एक कॉन्स्पायर्स प्लेस इन द कोर्ट हाउस, या फिर जहाँ पे वो रिजाइड कर रहा है, ठीक है, वहां पे कर सकती है. या फिर कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा था वहां के लोकल एरिया के न्यूज़पेपर में जो है, जो डेली सर्कुलेट होता है, कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट निकाल देगी ऐसे डिफेंडेंट के अगेंस्ट. तो सर्विस सब्सटीट्यूटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो उतनी ही इफेक्चुअल होगी एज कि जैसे कि वो डिफेंडेंट को पर्सनली की गई. So service substituted by order of the court shall be as effectual as if it had been made on the defendant personally. रेस्ट आप ही एक बार पढ़ सकते हो कि समन्स कैसे सर्व होंगे. अगर वो प्रिजन में है तो समन्स कैसे सर्व होंगे. तो वहां का जो इंचार्ज है, ठीक है, उसको सर्व हो जाएंगे टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सर्विस ऑन द डिफेंडेंट. इफ द डिफेंडेंट इज सोल्जर, सेलर और एयरमैन, तो कमांडिंग ऑफिसर को. So you can just give a reading to this. वैसे तो बहुत रेयर होता है इसमें से क्वेश्चन आए, बट आप एक बार रीडिंग दे लें. ऑर्डर 6 जो मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट वंस है जहां से हाईली आने के चांस है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है. तो डू गिव अ रीडिंग टू द अदर रूल्स ऑफ. ऑर्डर 6 डील्स विद व्हाट दिस डील्स विद प्लीडिंग्स जनरली. तो प्लीडिंग्स का मतलब क्या है? प्लेन और रिटन स्टेटमेंट. प्लीडिंग्स में हमेशा क्या चीज लिखी जाएगी? प्लीडिंग्स में हमेशा फैक्ट्स लिखे जाते हैं, ना कि एविडेंस. जो भी फैक्ट्स हैं प्लीडिंग्स में हमेशा, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, वो वही चीजें लिखेंगे. डेट, सम्स एंड नंबर्स जो प्लीडिंग्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं वो फिगर्स में भी एक्सप्रेस किए जाएंगे, एज वेल एज वो वर्ड्स में भी जो है एक्सप्रेस किए जाएंगे. प्लीडिंग्स पे साइन किसके होंगे? पार्टी भी साइन करेगी, प्लीडर भी साइन करेगा. अगर पार्टी किसी रीजन की वजह से नहीं साइन कर पाई तो कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है वो उसके बिहाफ पे जो है साइन कर सकते हैं. प्लीडिंग्स में हमेशा जो है एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है. सो प्लीडिंग्स अगर आपने कभी देखी हो, प्लेन या रिटन स्टेटमेंट, उसमें प्लेंटिफ डिफेंडेंट का एड्रेस लिखा जाता है. नाउ यही माना जाता है कि जो एड्रेस दिया गया है वो करेक्ट एड्रेस है, तो दैट इज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी. अगर किसी भी केस में कि कोर्ट सुगो मोटो या फिर पार्टी की एप्लीकेशन पे कोर्ट को ये पता चलता है कि जो ये रजिस्टर्ड एड्रेस दिया हुआ है ये इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, फिक्टिशियस है, तो अगर तो प्लेंटिफ ने ऐसा किया है तो कोर्ट सूट पे स्टे लगा देगा. अगर डिफेंडेंट ने ऐसा किया है कोर्ट उसके डिफेंस को स्ट्रक आउट कर देगा एंड उसको सेम पोजीशन में ला देगा जैसे कि उसने कोई डिफेंस ही नहीं पुट अप किया. प्लीडिंग्स कैसे वेरीफाई होगी? प्लीडिंग्स की वेरिफिकेशन कैसे होगी? हर प्लीडिंग की वेरिफिकेशन होगी एट द फुट बाय द पार्टी और बाय सम अदर पर्सन प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. प्लीडिंग्स में हमेशा जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, प्लीडिंग्स में हमेशा डेट लिखी जाएगी एंड प्लेस लिखी जाएगी. प्लीडिंग्स में हमेशा डेट लिखी जाएगी एंड प्लेस लिखी जाएगी. जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है प्लीडिंग्स हो वो एक एफिडेविट लगाएगा इन सपोर्ट ऑफ द.
नेक्स्ट इज रूल 16, रूल 17 एंड रूल 18. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. रूल 16 डील्स विद कि कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे ऑर्डर कर सकती है टू बी स्ट्रक आउट, कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो ये प्लीडिंग्स हैं, ठीक है, अननेसेसरी हैं, स्कैंडलस हैं, फ्रिवलस हैं, वेक्सेशियस हैं, ये सिर्फ डिले करने के लिए है कोर्ट के प्रोसेस को, ये सिर्फ अब्यूज कर रहे प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को, सो कोर्ट कैन स्ट्राइक आउट दोज प्लीडिंग्स. So this is particularly dealt under your rule 16. So directly क्वेश्चन आता है कि striking out of pleadings is dealt under which rule, या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है ना. अमेंडमेंट ऑफ pleadings is also very important. इसका भी आपने डायरेक्टली रूल भी याद रखना है, प्रोविजन तो है ही इंपॉर्टेंट. अमेंडमेंट दोनों में से कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों लगा सकते हैं. कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे इसको अलाउ कर सकते हैं. To alter or amend the pleadings, amendment का मतलब modification in the earlier pleadings that is filed by the party. अगर कोर्ट को लगता है कि this is necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties, then the court will allow that. Further, there is a proviso that is attached to this rule. This says no application for amendment. कोई भी application amendment के लिए allow नहीं की जाएगी after the trial has commenced. एक बार अगर trial commence हो गया, unless कि कोर्ट इस कंक्लूजन पे ना आ जाए कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलीजेंस की केयर रखने के बाद भी पार्टी इस मैटर को रेज नहीं कर पाई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ. ना फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑल, ये कहता है कि अगर कोई ऑर्डर है, ठीक है, फेलियर टू अमेंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया, सपोज कोर्ट ने प्लेंटिफ को अलाउ कर दिया कि आप अमेंड कर लो. कोर्ट ने इसको एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर दिया कि आई एम गिविंग यू 15 डेज टाइम पीरियड, आप ये अमेंड करके जो है कोर्ट में फाइल कर दो, एंड उसने नहीं किया, या फिर कोर्ट ने अगर कोई टाइम पीरियड नहीं प्रिस्क्राइब किया तो 14 दिन का टाइम पीरियड दिया हुआ, एंड ही हैज नॉट डन सो इन 14 डेज आल्सो, then this says कि if a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose, and if no time is prescribed, then within 14 days from the date of the order he shall not be permitted, उसको बाद में परमिट नहीं किया जाएगा अमेंड करने के लिए जो भी टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद, अनलेस की कोर्ट उस टाइम को एक्सटेंड ना कर दे. So this is your order 5 and order 6. नेक्स्ट इज बिफोर बाकी के ऑर्डर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी लर्नर्स. सो आपको जो डिटेल्स हैं वो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, देयर इज अ स्पेशल ऑफर दैट इज रनिंग ऑन अनअकैडमी. आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन get 25% on अनअकैडमी जुडिशरी एग्जाम सब्सक्रिप्शंस बाय यूजिंग दिस कोड. अगर आप जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप ये कोड यूज करके जो है आपको चीपेस्ट प्राइस पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. ये ऑफर सिर्फ 17 जून तक वैलिड है, कल तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा. देयर आर नंबर ऑफ बैचेस दैट आर रनिंग ऑन अनअकैडमी. लाइक अगर आपने हरियाणा जुडिशरी की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, देन दिस बैच इज बेस्ट फॉर यू. महाराष्ट्र का पेपर देना है, देन दिस बैच इज बेस्ट फॉर यू. छत्तीसगढ़ या एमपी का देना है, देन दिस बैच इज बेस्ट फॉर यू. सो नंबर ऑफ बैचेस, अगर आपका मेंस है उत्तराखंड का तो ये बैच आपके लिए अच्छा है, ठीक है. तो नंबर ऑफ बैचेस आर रनिंग ऑन अनअकैडमी. सो जब भी आपने सब्सक्रिप्शन लेना है, आप ये कोड यूज कर लेना, आपको चीपेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा. एंड मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. एक तो आपको ऑफलाइन बैचेस से बहुत कम प्राइस में मिल रहा है. ऑफलाइन बैचेस यू नो दैट की 1.5 लाख के अब भी होते हैं. मोर ओवर आपके अगर लाइव लेक्चर मिस हो जाता है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो. यू कैन जस्ट सेव योर टाइम एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग. थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर.